Good morning, everyone. Today, I am going to take the second lecture, and it will be on the indirect utility function. Yesterday, we have discussed about the historical development of the utility function. कल हम लोगों ने कुछ historical development जो utility function से related थे उसके बारे में डिस्कशन किया था और उसमें आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि यूटिलिटी कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में डैनियल बर्नौली ने दिया था 1738 में, 1738 में, और उसके बाद उसे जर्मी बेंथम ने 1789 में आगे डेवलप करके अपने एक लेख में उसको प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस या प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के नाम से उसे संबोधित किया। और उनका अर्थ ये नहीं था कि यूटिलिटी से उनका अर्थ ये नहीं था कि कमोडिटी की यूजफुलनेस कितनी, बल्कि इस बात से था कि वो किस एक्सटेंट तक हैप्पीनेस प्रोवाइड करती। और इसीलिए जो राजा का उद्देश्य वो ये होना चाहिए, एक्शंस ऐसे होने चाहिए जो हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करे अमंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो उनका प्रिंसिपल था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, वही उनका प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी था। लेकिन बाद में इस दृष्टिकोण को एडम स्मिथ ने बदला। उनका ये कहना था कि वाटर जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है, मगर उसका प्राइस क्यों लो, और डायमंड जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है उसका प्राइस हाई क्यों है। और लगभग 100 साल बाद उसका उत्तर जेवंस, बॉलरा और मार्शल ने अपनी इंडिपेंडेंट स्टडी में दिया 1871, 1874, 1890 में। हालांकि गॉसन ने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फिनोमेना को ऑब्जर्व कर लिया था, लेकिन उन्होंने कोई साइंटिफिक आधार पे उसका डेवलपमेंट नहीं किया। और मार्शल ने मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट को यूज करके दो लॉज बनाए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और उसको गॉसेंस फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ का नाम दिया। बाद में 1934 में आपको हमने बताया था मार्शल के आधार को यूटिलिटी मेजरेबल, मार्शल जो मानते थे कि यूटिलिटी मेजरेबल है, उस आधार को चैलेंज किया हिग्स और एलन ने 1934 में, और इंडिफरेंस कर्व टेक्निक परफॉर्म। और बाद में 1938 में सैमुअलसन ने रिवील प्रेफरेंस थ्योरी प्रपोन की। उनका मानना था कि जो इंडिफरेंस कर्व में वीक ऑर्डरिंग एक्सियम है वो सही नहीं है, और अगर कंज्यूमर किसी एक सिचुएशन में किसी बंडल को प्रीफर करता है तो ही स्ट्रांगली रिवील्स हिज प्रेफरेंस फॉर दैट। उन्होंने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एक्सियम पे रिवील प्रेफरेंस थ्योरी प्रपोन की। लेकिन यूटिलिटी का कंसेप्ट, जैसे मैंने बताया कल भी, कि बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, और इसलिए रेनी रॉय ने 1942 में इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को डेवलप किया, और बाद में उसको और रिफाइन और रिफॉर्मुलेट सैमुअलसन ने किया। तो जिस चीज का जिक्र कल हम लोगों ने किया था लास्ट में, सबसे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, तो वहीं से आज शुरुआत करेंगे। इसीलिए मैंने इसका टाइटल रखा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, सम इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, कि थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में आपको थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड बताएंगे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की,
और कैसे हम उसको आगे डेवलप करेंगे, उन सब के बारे में इसमें डिस्कशन होगा। तो आज का जो लेक्चर है वो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन पर है, और इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में सम इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स पर हम आज फोकस करेंगे। और इसी चीज को हमने यहाँ पे किया है, पहले सबसे स्पष्ट किया है कि व्हाट इज द नीड फॉर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, की इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। क्योंकि जब डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन एग्जिस्ट करता है, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का मतलब है कि यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर कंज्यूम्स, यानी अगर गुड X1 X2 कंज्यूम कर रहा है तो उससे जो यूटिलिटी मिलती है X1 X2 के कंजम्पशन से, उसे हम डायरेक्ट यूटिलिटी कहते हैं। तो अगर डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि यूटिलिटी आप डिराइव करते हैं थ्रू द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज, दैट इज डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आपको बिल्कुल शुरू में स्पष्ट करते हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, वो डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है इंटर में, बीए में, कि यूटिलिटी जो है वो डिपेंडेंट है ऑन द कमोडिटीज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, कि जो कंज्यूमर कमोडिटीज का कंजम्पशन करता है उससे जो उपयोगिता प्राप्त होती है, जो सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, उसी को हम डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं। और यूटिलिटी फंक्शन, मैंने जो कल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताया कि लगभग 200 साल हो गए हैं, 200 साल, 280 ईयर से ज़्यादा हो गए, 280 साल से अधिक हो गए हैं, क्योंकि 1738 से आप जोड़ेंगे तो 2020 लगभग 282 ईयर्स आएंगे। तो 280 ईयर से ज़्यादा यूटिलिटी फंक्शन एग्जिस्टेंस में है, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। मगर अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज उस यूटिलिटी फंक्शन के साथ है कि वो एब्स्ट्रैक्ट है और इंपेरिकली इवैल्यूएट करना उसको बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव जजमेंट पे, कंज्यूमर के सब्जेक्टिव जजमेंट पे बेस करता है, और वो सब्जेक्टिव जजमेंट कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिफर करता है। एक कंज्यूमर को किसी कमोडिटी बंडल से अधिक यूटिलिटी मिल सकती है, दूसरे को उससे कम मिल सकती है। तो यूटिलिटी मार्शल लेवी का मेजरेबल है, मगर जो यूनिट बताई यूटिल, यूटिल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, बहुत एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में कि इंपेरिकल मेजरमेंट उसका नहीं हो सकता, उसको मेजर करना बहुत, सेटिस्फैक्शन को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। चाहे मार्शल की एनालिसिस ले लीजिए, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने दो विरोधाभासी अजम्पशन लिए। पहला अजम्पशन कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड डिक्लाइन करती है, दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम कांस्टेंट रहती है। और इसी बात को लेके इंडिफरेंस कर्व टेक्निक परफॉर्म की गई हिक्स और एलन द्वारा कि यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है। तो कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जो डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है, वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है और वो सब्जेक्टिव जजमेंट पे बेस करता है। एक कंज्यूमर को थोड़ी ज़्यादा यूटिलिटी मिल सकती, दूसरे को कम। तो जब आप वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी लेंगे, एक्स एक्सिस पे गुड कंज्यूम लेंगे, तो ये बताना मुश्किल है कि एग्जैक्ट हाइट यूटिलिटी कर्व की क्या होगी, क्योंकि वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिफर कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का मतलब है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम्ड। U जो है, इट इज ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ गुड कंज्यूम्ड। तो जो क्वांटिटी ऑफ गुड कंज्यूम्ड है, उससे जो यूटिलिटी मिलती है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना, और वो साइकोलॉजिकल फिनोमिना कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिफर करता, सब्जेक्टिव जजमेंट डिफरेंट है। किसी को एक कार्ड अच्छा लगेगा अगर आप मार्केट ले जाए, तो दूसरा कोई ग्रीटिंग कार्ड अच्छा लगेगा। चॉइसेस डिफर, और वो चॉइस डिफरेंस ये बताता है कि
satisfaction also differs. तो डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के साथ जो सबसे बड़ी समस्या आई वो ये है कि यूटिलिटी इंपेरिकली इवेल्युएट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और अगर किसी चीज को हम मेजर नहीं कर सकते तो उसकी रेलिवेंस इकोनॉमिक्स में क्या है? क्योंकि आज की तारीख में जो इकोनॉमिक थ्योरी डेवलप हो रही है वो ये भी डिमांड करती है कि जो पैरामीटर्स हम ले रहे हैं या जो वेरिएबल्स दे रहे हैं दे शुड बी मेजरेबल, और अगर मेजरेबल नहीं है तो फिर दिक्कत आती है कि जो हमारी थ्योरी है उसको क्या हम इंपेरिकली इवेल्युएट कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो फिर उस थ्योरी का कोई रेलिवेंस नहीं है, उस थ्योरी का कोई रेलिवेंस नहीं है। तो जरूरत है जो वेरिएबल्स हैं उसका मेजरमेंट हो जाए और उससे हम जो थ्योरी की रेलिवेंस है उसको जज कर सकें। और डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन यहाँ पर जो है वो ये कहा जाए कि पूरी तरह से इंपेरिकल इवैल्यूएशन उसका सो पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। इसलिए देयर इज अ नीड फॉर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि जो डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो है उसमें यूटिलिटी डिपेंड करती है x1 x2 के कंजम्पशन पे, जो गुड्स हैं x1 x2 के कंजम्पशन पर, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि x1 x2 का जो कंजम्पशन है उससे जो उपयोगिता कंज्यूमर को मिलती है वो मेजरेबल नहीं, प्रिसाइजली मेजरेबल नहीं, उसको प्रिसाइजली मेजर करना मुश्किल है, इंटरपर्सनल यूटिलिटी कंपैरिजंस नहीं कर सकते। तो अगर हम कोई चीज मेजर नहीं कर सकते तो वो हमारे लिए बेकार है, क्योंकि उसकी फिर उस थ्योरी की इंपेरिकल रेलिवेंस को हम जज नहीं कर सकते। अब दूसरा है कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो है आपको यहां बता दें, बाकी बाद में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में डिटेल में, कि उसको हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब है कि उसे इनडायरेक्टली हम एस्टिमेट करते हैं एक्सपेंडिचर फंक्शन से। और इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन दो चीजों पे आधारित है, प्राइस ऑफ द गुड्स और इनकम ऑफ द कंज्यूमर। प्राइस भी मेजरेबल है, इनकम भी मेजरेबल है। तो डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन x1 x2 के कंजम्पशन पर आधारित है, जो गुड्स x1 x2। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन डिपेंडेंट है दो चीजों पे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द गुड्स P1 P2। और इसको हम डिटरमिन करते हैं एक्सपेंडिचर फंक्शन से। यानी जो यूटिलिटी फंक्शन है वो डायरेक्टली डिटर्मिनेबल नहीं है, इनडायरेक्टली डिटर्मिनेबल है, और इनडायरेक्टली डिटर्मिनेशन उसका एक्सपेंडिचर फंक्शन है। यानी जो कंज्यूमर उपभोक्ता जो व्यय करता है x1 x2 के कंजम्पशन पर, वो एक्सपेंडिचर मेजरेबल है, वहां पे प्राइसेस दिए हुए हैं, इनकम दिए हुए हैं, और प्राइस और इनकम दोनों मॉनेटरी वेरिएबल्स हैं, आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में भेद भी जानना जरूरी है। डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन x1 x2 के कंजम्पशन पे आधारित है और उसमें हम यूटिल को मेजर नहीं कर सकते। और इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन एक्सपेंडिचर फंक्शन पर आधारित है, और एक्सपेंडिचर फंक्शन प्राइस और इनकम पर बेस करता है, तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी हम प्राइस और इनकम पर बेस करते हैं। आगे चल के इस डिफरेंस को और पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर जान लीजिए कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हम एक्सपेंडिचर फंक्शन से डिटरमिन करते हैं। कैसे करते हैं उसको भी आगे देखेंगे। तो
पहले तो ये बता दिया कि डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में लिमिटेशन है, इसलिए हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन ले रहे हैं, और इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो है एक्सपेंडिचर फंक्शन पर आधारित। और ये दूसरी स्लाइड जो है यहाँ पे हमने बता दिया है, alternative way of considering the expenditure function and comprehending the utility function through it is practically more relevant and can be empirically examined। कि जब हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को एक्सपेंडिचर फंक्शन से निकालते हैं तो उसकी प्रैक्टिकल रेलिवेंस भी है और उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अल्टरनेटिव अप्रोच में, जो हमने सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ। और ये अल्टरनेटिव अप्रोच जो है, यहाँ लिखा हुआ है एक शब्द लैग्रांजियन डुअलिटी ऑप्टिमाइजेशन मेथड। जो स्टूडेंट मैथ्स पढ़ चुके हैं उन्होंने लैग्रांजियन प्रिंसिपल पढ़ रखा है, कंस्ट्रेंट मैक्सिमाइजेशन। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जब हम निकालते हैं एक्सपेंडिचर फंक्शन से, तो वहां हमें लैग्रांजियन मल्टीप्लायर या लैग्रांजियन ऑप्टिमाइजेशन मेथड के बारे में थोड़ा जानना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो अभी फिलहाल उतनी कोई चिंता की बात नहीं है, आप उसको थोड़ा सीख लें, जो स्टूडेंट थोड़ी मैथमेटिक्स जानते हैं, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे दूसरी बड़ी बात जो कही गई है कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हम एक्सपेंडिचर फंक्शन से निकालते हैं, और एक्सपेंडिचर फंक्शन जो है उसको हम मिनिमाइज करेंगे लैग्रांजियन ऑप्टिमाइजेशन मेथड से। और यहाँ एक शब्द लिखा हुआ लैग्रांजियन डुअलिटी। डुअलिटी का कंसेप्ट लीनियर प्रोग्रामिंग में भी हम लोग पढ़ते हैं, और उसके बारे में भी आगे हम बताएंगे कि डुअलिटी का क्या मतलब है। तो इकोनॉमिक्स में दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक है आप यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर लीजिए, वो आपकी प्राइमल प्रॉब्लम हो गई। उसका डुअल कि अगर आप यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने में दिक्कत है तो आप एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज कर लीजिए। तो चाहे आप यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर लीजिए और या एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज कर लीजिए। तो जब हम एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन की बात करते हैं तो वो डुअल प्रॉब्लम हो जाती है। डुअल मतलब प्राइमल का कन्वर्स डुअल। तो इसके बारे में भी आगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे हमने आपको बताया है कि जो बात अभी हम स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे कि डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। ये लैग्रांजियन ऑप्टिमाइजेशन मेथड है, मैक्सिमाइज यूटिलिटी। यू यूटिलिटी के लिए है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2। कि ये जो यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं ये डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के बारे में बता रहे हैं, और ये हमारी प्राइमल प्रॉब्लम कहलाती है। प्राइमल मतलब एक तरह से प्राइमरी प्रॉब्लम है। तो जब हम डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालते हैं तो वहां हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं, जो बात हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमाइज यूटिलिटी सब, और यूटिलिटी फंक्शन है x1 x2 का, गुड्स जो x1 x2 कंज्यूम कर, सब्जेक्ट टू गिवन एक्सपेंडिचर y इक्वल टू p1 x1 प्लस p2 x2। ये एक्सपेंडिचर गिवन है। देखिए थोड़ा सा अंतर भी आगे समझ लीजिएगा। ये जो आपको मैंने दिया है यहाँ पे कि जो कन्वेंशनल यूटिलिटी एनालिसिस है, जो मार्शल ने बात कही, वहां पे हम डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को डिराइव करते हैं, और उसका डिराइव करने का तरीका मैथमेटिकल तरीका है ये लैग्रांजियन ऑप्टिमाइजेशन मेथड। उसमें हम मैक्सिमाइज करते हैं यूटिलिटी को सब्जेक्ट टू गिवन एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं और यूटिलिटी x1 x2 के टर्म्स में निर्धारित करते हैं।
लेकिन इसमें वही समस्या आती है कि x1 x2 आप कंज्यूम करेंगे तो कितनी यूटिलिटी मिलेगी वो एग्जैक्टली आप डिफाइन नहीं कर सकते, और कंज्यूमर टू कंज्यूमर वो डिफर करती है। इंटरपर्सनल कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटी इज वेरी डिफिकल्ट। तो इस मेथड को हम प्राइमल प्रॉब्लम कहते हैं, लैग्रांजियन ऑप्टिमाइजेशन मेथड और प्राइमल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम नीचे लिखा हुआ, लैग्रांजियन प्राइमल ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन इसमें समस्या है, मैंने बताया आपको पहले भी कि यूटिलिटी जब x1 x2 के टर्म्स में हम डिफाइन करेंगे तो वहां पे उसका एम्पेरिकल इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं। दूसरा मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर वाली स्लाइड में वही बात लिखी है जो पहले बताई कि यूटिलिटी फंक्शन अगर हम पिछले मेथड से निकालेंगे तो वो x1 x2 के टर्म्स में रहेगी और वो सब्जेक्टिव जजमेंट पे बेस्ड रहेगी, इंटरपर्सनल कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो इस प्राइमल की जगह हम इसका जो अपोजिट है जिसे हम डुअलिटी कहते हैं, लैग्रांजियस डुअलिटी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। डुअलिटी में हम एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करेंगे और फिर यूटिलिटी फंक्शन निकालेंगे, वो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आपको प्राइमल प्रॉब्लम सॉल्व करने से मिलेगा और इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आपको मिलेगा उसके कन्वर्स से, उसके अपोजिट से। यानी जो लैग्रांजियन प्राइमल प्रॉब्लम है उसकी जगह लैग्रांजियन डुअलिटी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। डुअलिटी ऑप्टिमाइजेशन, उसके कन्वर्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो यूटिलिटी लेवल मिलेगा वो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन कहलाएगा, और वो यूटिलिटी फंक्शन x1 x2 पे नहीं, p1 p2 और y पर आधारित, इनकम पे। लेकिन साथ में यहाँ ये लिखा है कि प्रोवाइडेड द डुअलिटी एग्जिस्ट, कि ऐसा नहीं है कि हर केस में डुअलिटी एग्जिस्ट करे। ये भी जान लेना जरूरी है कि क्या डुअलिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, क्योंकि डुअलिटी की एग्जिस्टेंस के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि डुअलिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब एक सिंगल मिनिमम पॉइंट आपको मिलेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर को हम मिनिमाइज कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन का मतलब है कि हमें एक यूनिक मतलब देयर शुड बी अ सिंगल मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। और वो सिंगल लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर जहां पे कंज्यूमर एक गिवन यूटिलिटी लेवल को अचीव कर पाए। और अगर एक से ज्यादा मिनिमम पॉइंट्स हैं तो फिर उसमें से हमें सेलेक्ट करने में दिक्कत आएगी, तो वहां पे डुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, जो डुअलिटी प्रॉब्लम है। तो लैग्रांजियन डुअलिटी की एग्जिस्टेंस के लिए कंडीशन जरूरी है कि देयर शुड बी यूनिक minimum value of the expenditure function to attain a given level of utility. To attain a particular level of utility, there should be a unique minimum value of expenditure. And if there are multiple values of expenditure, then it will not be possible to solve the duality problem. तो उसको शॉर्ट में लिखा गया है कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डुअलिटी द कन्वर्स ऑफ द प्राइमल शुड बी कॉन्वेक्स। कन्वर्स ऑफ द प्राइमल शुड बी कॉन्वेक्स का मतलब सिर्फ इतना है कि एक यूनिक इक्विलिब्रियम वैल्यू, यूनिक मतलब सिंगल इक्विलिब्रियम वैल्यू मिलना चाहिए एट विच एक्सपेंडिचर इज मिनिमाइज्ड। एंड इफ देयर आर मल्टीपल वैल्यूज देन इट इज डिफिकल्ट टू सेलेक्ट the point at which expenditure is minimized to attain a given level of utility. तो एक given level of utility पाने के लिए हमें सिंगल
मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर का पॉइंट मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर डुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये माइंड में आपको बैठाना। ये मैथमेटिकल कंडीशन है, आप नहीं भी बैठाएंगे क्योंकि बहुत से लोग मैथ्स जानते हैं, वो इस चीज को समझ लें। अगर आप नहीं जानते तो इतना जान लें कि डुअलिटी तभी एग्जिस्ट करेगी अगर एक सिंगल मिनिमम पॉइंट मिलेगा जहां पे एक्सपेंडिचर मिनिमाइज होगा टू अटेन ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ यूटिलिटी। और अगर वो यूनिक मिनिमम वैल्यू नहीं है, नीचे सेकंड स्लाइड में सेकंड पॉइंट दिया, तब डुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन एक्सपेंडिचर फंक्शन हमने देखा लीनियर है, तो सिंगल यूनिक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। और ये कह सकते हैं कि इस केस में जहां पे हम एक्सपेंडिचर मिनिमाइज कर रहे हैं वहां पे डुअलिटी एग्जिस्ट कर रही है, और हम एक्सपेंडिचर फंक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं और मिनिमाइज करके इनडायरेक्टली यूटिलिटी फंक्शन डिराइव कर सकते हैं। ये बात हम कहने की कोशिश कि डुअलिटी की एग्जिस्टेंस के लिए ये जरूरी है कि एक मिनिमम वैल्यू हो सिंगल टू अटेन ए गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो एक्सपेंडिचर फंक्शन हमने कंसीडर किया है लीनियर है, उसमें एक यूनिक इक्विलिब्रियम वैल्यू मिलेगी, इसलिए हम इनडायरेक्टली यूटिलिटी फंक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं एक्सपेंडिचर फंक्शन से। और यहां पे वो प्रॉब्लम दी हुई है कि कैसे हम डिटरमिन करेंगे। ये मैथमेटिकल कंडीशन है, मिनिमाइज एक्सपेंडिचर। ई दिया हुआ, ई एक्सपेंडिचर है, कई जगह पे वाई लिखा मिलेगा, वाई इनकम है। इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है, तो चाहे वाई लिखा हो या ई लिखा हो, इट मीन्स द सेम। ये भी आप माइंड में रखिए। वाई या ई इक्वल टू P1x1 प्लस P2x2। P1x1 यानी x1 पे जो आप एक्सपेंडिचर कर रहा कंज्यूमर, P2x2 जो x2 पे कर रहा। दो ही गुड्स हैं जो हमने कंसिडर किए, x1 x2, और जो इनकम है उसकी वो इसी पे खर्च हो रही है, तो हमें वो एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करना सब्जेक्ट टू गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी। यू स्टार ए गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी। U star is the given level of utility, और ये U स्टार पाने के लिए हमें एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करना पड़ेगा, और फिर हम इनडायरेक्टली P1, P2 और E या इनकम के टर्म्स में यूटिलिटी फंक्शन डिराइव कर सकते हैं। ये डुअल प्रॉब्लम है, लैग्रांजियन डुअलिटी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। प्राइमल प्रॉब्लम पहले बताई थी, वहां पे आप यूटिलिटी मैक्सिमाइज करते थे और एक्सपेंडिचर गिवन था। ये उसका रिवर्सिबल है, ये उसका रिवर्सिबल है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर मिनिमाइज कर रहे हैं सब्जेक्ट टू गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी। उपभोक्ता को एक पर्टिकुलर यूटिलिटी लेवल प्राप्त करने के लिए मिनिमम एक्सपेंडिचर कितना चाहिए। और ये जो लास्ट यहाँ पे पैरा दिया हुआ है, सबसे लास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। It is important to mention that the basic idea of duality theory is that dual of a dual linear program is the original primal linear program। ये जो डुअल है एक्सपेंडिचर, इसका अगर हम डुअल बनाएंगे तो वो ओरिजिनल प्रॉब्लम यानी जो यूटिलिटी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, उस तरफ ले जाएगा। तो जो डुअल का डुअल होगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, किताबों में बहुत कम जगह आपको मिलेगी लिखी हुई, क्योंकि जब हम लोग बहुत मशक्कत करते हैं लेक्चर तैयार करने के लिए, तमाम किताबें पढ़ते हैं, तो वहां से जो इंपॉर्टेंट चीज दिखती है उसको हम लोग निकाल के यहाँ रखते हैं। तो जो डुअल है उसका जब आप डुअल लेंगे, कई स्टूडेंट हमारे बहुत शार्प हैं जो अक्सर हमें फीडबैक देते हैं, रचित जी हैं और एक मृदुल तिवारी जी हैं, बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं हमको। हालांकि पुराने स्टूडेंट हैं लेकिन बहुत ध्यान से लेक्चर सुनते हैं और उनका फीडबैक मैं जरूर पढ़ता हूँ बहुत ध्यान से।
तो अगर और भी जो स्टूडेंट है, कई लोग नहीं भी रहते पढ़ते, लिसन टू द लेक्चर्स वेरी केयरफुली, इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं सुनते। ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम डुअल का डुअल लेंगे तो वो ओरिजिनल प्राइमल प्रॉब्लम आ जाएगी। मिनिमाइज एक्सपेंडिचर अगर प्राइमल है तो इसका डुअल लेंगे मैक्सिमाइज यूटिलिटी, ओरिजिनल प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि डुअल का डुअल लेंगे तो वो ओरिजिनल प्रॉब्लम दे देगा। इसलिए जब हम डुअल के माध्यम से ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बात, डुअल के माध्यम से जब हम ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ स्लाइड सबसे ऊपर, इस डुअल के माध्यम से जब हम ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है यूटिलिटी मैक्सिमाइज, यानी जो हम यूटिलिटी फंक्शन डिराइव करेंगे वो प्रॉपर्टी सारी होल्ड करें। तो डुअल का डुअल जब निकालते हैं तो वो प्राइमल प्रॉब्लम देगा। प्राइमल मतलब यूटिलिटी फंक्शन हमें देगा, और वो जो यूटिलिटी फंक्शन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज हर हाल में जब हम डुअल का डुअल लेंगे तो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा यूटिलिटी फंक्शन का, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। यानी डुअल का डुअल जब हम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें ओरिजिनल प्रॉब्लम मिलेगी, तो जो ओरिजिनल यूटिलिटी फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं वो होल्ड करनी चाहिए। तो जो यहाँ पे फिर हमने उसी बात को यहाँ पे लिया है कि जो ओरिजिनल यूटिलिटी फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। यहाँ पढ़ चुके हैं वो प्रॉपर्टीज को, लेकिन उनको हम यहाँ पे रिपीट करें क्योंकि उस प्रॉपर्टीज से एक्सपेंडिचर फंक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हम निकालेंगे। उसको हम एक्सपेंडिचर फंक्शन की प्रॉपर्टीज को कल डिस्कस करेंगे। अब हम लोग लास्ट पार्ट पे जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने कहा था लेक्चर छोटा रखना है, बहुत बड़ा ना हो जाए, लेकिन कई बार हमें स्पष्टीकरण देने में लेक्चर को एक्सपेंड करना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लगता है। स्लाइड ज़्यादा नहीं है लेकिन लेक्चर एक्सपेंड हो जाता है उससे, क्योंकि समझाना पड़ता है आपको, एक एक पॉइंट को हमें रेफर करना पड़ता है। तो ओरिजिनल जो यूटिलिटी फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज जान लें, और दूसरी बात यह है कि उससे हम एक्सपेंडिचर फंक्शन के कुछ प्रेपोजिशंस को, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिराइव करें। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये प्रॉपर्टीज हैं यूटिलिटी फंक्शन की, ये आप पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ चुके, लेकिन हमको जिस फॉर्म में उनकी जरूरत है हम वो फॉर्म आपके आगे रखेंगे। आपने बहुत कुछ पढ़ा है यूटिलिटी के बारे में, क्योंकि कार्डिनल, इंडिफरेंस कर्व, प्राइस इफेक्ट सब आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो मेन प्रॉपर्टीज हैं खाली उनको हम डिस्कस करेंगे। पहली है कि देयर आर सम वैल्यूज ऑफ गुड्स x1 x2 फॉर विच द कंज्यूमर इज नॉट सेटेड। देखिए ध्यान से सुनिएगा, देयर आर सम वैल्यूज ऑफ गुड्स x1 and x2 फॉर विच द कंज्यूमर इज नॉन सेटेड। नॉन सेटेड का मतलब है कि अभी कंज्यूमर x1 x2 के सेटिस्फैक्शन लेवल को अचीव नहीं कर पाया है, यानी x1 और x2 जो गुड्स वो कंज्यूम कर रहा है उसके मैक्सिमम क्वांटिटीज पे अभी नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि जब मैक्सिमम x1 x2 कंज्यूम करेगा तो वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे पहुंच जाएगा। तो x1 x2 नॉन सेटेड का मतलब है कि नॉन सेसिएशन ऑफ द सेटिस्फैक्शन लेवल, जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको अभी मैक्सिमाइज नहीं करा है, यानी इट कैन इंटरचेंज बिटवीन x1 एंड x2। या सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर है वो इंडिफरेंस कर्व के किसी जो कॉन्वेक्स रीजन है उसके पॉइंट पर है। इसको अभी हम डायग्रामेटिकली भी दिखा सकते हैं, और आगे हमने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया हुआ है उसे।
कि नॉन सेटेड का क्या मतलब है। नॉन सेटेड मतलब कि अभी x1 x2 का जो मैक्सिमम अमाउंट है उसको वो अचीव नहीं किया, यानी कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल जो है, अगर एक इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो वो x1 x2 को इंटरचेंज करके अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मैक्सिमाइज कर सकता है। यानी यहाँ पे x1 x2 का सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, ये हमारा कहने का मतलब है। और अगर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है तो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स रीजन में ही लाई करेगा, यानी कंज्यूमर इज on the indifference curve along the convex region, not on any other region. तो इसको अभी हम डायग्रामेटिकली भी शो करेंगे कि नॉन सेटेड का क्या मतलब है। बॉमल की जो किताब है ऑपरेशन रिसर्च पर, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से ये डायग्राम बनाया है, जहाँ मैंने वो डायग्राम लिया, आगे आपको दिखाएंगे अभी कि नॉन सेटेड का क्या मतलब है। कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसमें एक पार्ट कॉन्वेक्स है, बाकी जो है वो कॉन्वेक्स डाउनवर्ड केवल एक पार्ट है, बाकी कॉन्वेक्स डाउनवर्ड पार्ट नहीं है। और वही जो डाउनवर्ड पार्ट है वो उस रीजन में ये कंज्यूमर ऑपरेट कर रहा है। यूटिलिटी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली कोसाई कॉनकेव। जो आपने यूटिलिटी फंक्शन पढ़ा, टोटल यूटिलिटी, आपने देखा होगा कि it increases at a diminishing rate, total utility curve increases at a diminishing rate, वो कॉनकेव डाउनवर्ड है। सॉरी, इट इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, यानी कॉनकेव है, कॉनकेव फ्रॉम बिलो है, कॉनकेव फ्रॉम बिलो। तो वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, उसके शेप के भी बारे में। दोनों शेप आपने पढ़ रखे हैं। ये देखिए, ये पहली प्रॉपर्टी जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि कंज्यूमर जो है इट इज इन द नॉन सेटेड रीजन। ये 4 क्वाड्रेंट बटे हुए। क्वाड्रेंट 1 है सबसे पहला, जहां पे OC बार, OZ बार और S, ये पूरा क्वाड्रेंट 1 है। और यहाँ लिखा सेटेड इन नीदर, यहाँ पे यानी दोनों में सेटेड नहीं है। यहाँ पे 2 कमोडिटीज ली गई हैं, Z और C, और C का मैक्सिमम लेवल C बार है और Z का मैक्सिमम लेवल Z बार है, यानी ये मैक्सिमम लेवल बुक जो कंज्यूम कर सकता है। और C बार मैक्सिमम लेवल है जो C का कंज्यूम कर सकता है। C स्टार, सॉरी, C स्टार जो है मैक्सिमम लेवल जो C का कंज्यूम कर सकता है। Z स्टार है मैक्सिमम लेवल जो Z का। Z कमोडिटी x एक्सिस पर है, C कमोडिटी y एक्सिस पर। और जो पहला क्वाड्रेंट है जो B पे खत्म हो रहा है वो कॉन्वेक्स रीजन शो कर रहा है। यहाँ पे कर्व कंटिन्यूअस है, डॉटेड नहीं। दूसरे वाले में आप देखिए कि Z में तो सेटेड है, यानी Z का वो मैक्सिमम लेवल अचीव कर चुका, उसके बाहर चला गया, लेकिन C के मैक्सिमम लेवल पर अभी नहीं है। तो सेटेड इन Z, नॉट सेटेड इन C, ये लिखा हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट जो है सेटेड इन बोथ, क्योंकि C स्टार के भी ऊपर है और Z स्टार के भी ऊपर है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो Z स्टार के अंडर है, C के स्टार के बाहर है। तो सेटेड इन C एंड नॉट सेटेड इन Z। तो ये 4 क्वाड्रेंट में पूरे इंडिफरेंस कर्व कोई मैंने बनाया, इलिप्टिकल है। लेकिन इसमें से एक रीजन है जिसकी वहां पे बात की जा रही है, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन है जहां इंडिफरेंस कॉन्वेक्स। तो जब हम ये कहते हैं कंज्यूमर इज नॉट सेटेड, यानी जो कमोडिटीज x1 x2 ली हैं उसमें उसके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पे, सेटिस्फेक्शन लेवल पे या सेचुरेशन लेवल पे नहीं पहुंचा। कंज्यूमर कैन इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ x1 और x2।
तो पॉसिबिलिटी है सब्स्टिट्यूशन की बिटवीन x1 x2, ये हमारा कहने का मतलब है, क्योंकि अगर उसके बाहर चला जाएगा तब तो x1 x2 में सब्स्टिट्यूशन ही नहीं कर पाएगा और यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज नहीं किया जा सकता। तो डुअल से हम प्राइमल प्रॉब्लम उस केस में नहीं निकाल सकते। दूसरी जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि टोटल यूटिलिटी कर्व कॉनकेव है, इज स्ट्रिक्टली कोसाई कॉनकेव। दो तरह के कर्व होते हैं, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। जो हमारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको मैंने लास्ट सेमेस्टर में बताया था, मैथमेटिकल कंडीशंस बताई थी सेकंड डेरिवेटिव्स के टर्म्स में और फर्स्ट डेरिवेटिव के टर्म्स में, कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी का क्या मतलब है। लेकिन जैसे बहुत से स्टूडेंट नॉन मैथमेटिकल हैं और नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट के लिए हमको थोड़ा सिंपल कंसेप्ट जानना पड़ेगा, और वो सिंपल कंसेप्ट ये है कि कोई भी कर्व अगर ये देखना कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, तो अगर आप कोई दो पॉइंट कर्व पे ले लें, जैसे यहाँ ए और बी लिया, आप कोई भी दो पॉइंट कर्व पे ले लें और अगर एक स्ट्रेट लाइन उनके बीच बनाए वो कर्व के नीचे जाए, यानी ए बी जो है इसको हमने ज्वाइन किया है एक स्ट्रेट लाइन से, वो कर्व के नीचे है। कर्व का कोई भी शेप हो, ऊपर जा रहा हो नीचे जा रहा हो, स्ट्रेट लाइन छोड़ दीजिए। तो अगर नॉन लीनियर कर्व है और लाइन उस कर्व के नीचे से पास हो रही है तो वो कर्व कॉनकेव है, और लाइन अगर उस कर्व के ऊपर आप बनाए, स्ट्रेट लाइन उस कर्व के ऊपर बने तो कॉन्वेक्स है। तो जो टोटल यूटिलिटी कर्व है वो कॉनकेव है। कॉनकेव का मतलब है स्ट्रिक्टली कोसाई कॉनकेव, कि जो भी आप दो पॉइंट्स लेंगे और उसके बीच अगर लाइन खींचेंगे तो वो लाइन नीचे से जाएगी, और ये कर्व पूरी तरह से कॉनकेव है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरी तरह कॉनकेव। तो दो प्रॉपर्टीज आपको बताएं। पहला तो कंज्यूमर इज इन द नॉन सेटेड रीजन, यानी उसका अर्थ है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो, और केवल एक क्वाड्रेंट में उसकी कॉन्वेक्सिटी है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि यूटिलिटी फंक्शन जो है इट इज स्ट्रिक्टली कोसाई कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब है कि कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, टोटल यूटिलिटी कर्व, लेकिन कॉनकेव फ्रॉम बिलो है, नीचे से कॉनकेव है। आप कोई भी लाइन दो पॉइंट के बीच खींचेंगे वो नीचे से जाएगी। ये दूसरी प्रॉपर्टी का कोई मैच नहीं है, कहीं दो पॉइंट ले लीजिए, लाइन खींच लीजिए, अगर लाइन नीचे से जा रही है तो कॉनकेव है, ऊपर से जाएगी तो कॉन्वेक्स है। इंडिफरेंस कर्व में अगर आप लाइन बनाएंगे वो ऊपर से जाएगी तो वो कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो, ये कॉनकेव कर्व है, लाइन नीचे से जाएगी कर्व के। अब ये तीसरी प्रॉपर्टी है, यूटिलिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्वांटिटीज ऑफ गुड कंज्यूम, यानी x1 आप जो कंज्यूम कर रहे हैं x2, उसमें यूटिलिटी फंक्शन जो है वो बराबर कंटिन्यूअस है, कहीं पे टूटा नहीं है, डिस्क्रीट नहीं है। कंटिन्यूटी कर्व का एक एडवांटेज है कि हम u को x1 x2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ x1 x2, और अगर x1 x2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो हम उसे डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि हम उसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव सब निकाल सकते हैं। ये तीन प्रॉपर्टीज यूटिलिटी फंक्शन की बतानी जरूरी है, और भी है, हो सकती है, ये नहीं है कि नहीं। पहला ये कि कंज्यूमर इज इन द नॉन सेटेड रीजन ऑफ x1 x2, यानी x1 और x2 का वो मैक्सिमम लेवल अचीव नहीं कर पाया है, यानी वो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्सिटी के रीजन में, कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो। दूसरा टोटल यूटिलिटी कर्व इज कॉनकेव, और कॉनकेव कर्व स्ट्रिक्टली कोसाई कॉनकेव, इसका मतलब है कि लाइन आप खींचेंगे नीचे से जाएगी।
और तीसरा, यूटिलिटी कर्व शुड बी कंटिन्यूअस या यूटिलिटी फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन द क्वांटिटीज ऑफ गुड कंज्यूम x1 x2। और इसका एडवांटेज ये है कि आप फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ले सकते हैं। और कोई भी यूटिलिटी फंक्शन जो ये क्वालिटीज पोजेस करे उसे हम वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं, क्योंकि वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करती है, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स रहता है और कंज्यूमर x1 x2 में एक्सचेंज कर सकता है और टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, और उसका वही अर्थ है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन। तो कोई भी यूटिलिटी फंक्शन जो ये तीन प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है उसे हम वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं। वेल बिहेव्ड में ये जरूरी है कि मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट डिमिनिश या टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। कंज्यूमर इज नॉन सेटेड बिटवीन x1 x2, यानी वो x1 x2 की अभी मैक्सिमम क्वांटिटीज पे नहीं पहुंचा और जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो। तो कोई भी यूटिलिटी फंक्शन वो ये तीन क्वालिटीज पोजेस कर रहा है तो उसे हम वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं। जो वेल बिहेव्ड टर्म्स है ये मैथमेटिकल टर्म है, यहाँ पे तो हमने यूटिलिटी के सेंस में उसे एक्सप्रेस किया, लेकिन हम ये भी कई बार कहते हैं कि कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन भी वेल बिहेव्ड। तो वेल बिहेव्ड आप कई जगह शब्द पढ़ेंगे, वेल बिहेव्ड फंक्शन। मैथ्स में वेल बिहेव्ड फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं और वो एक प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वेल बिहेव्ड की, कि जो x1 x2 है उसकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए अगर y की एक वैल्यू मिले, यानी अगर हम ये कह रहे हैं कि यूटिलिटी फंक्शन इज वेल बिहेव्ड, तो फॉर डिफरेंट वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x1 x2 की अगर कोई वैल्यू लें उसके लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू y की मिले तो वो फंक्शन वेल बिहेव्ड कहलाता है। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि x की एक वैल्यू के लिए y की अगर एक वैल्यू मिले और x की दूसरी वैल्यू के लिए y की दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू मिले, यानी 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए। For each value of x there exists a particular value of y. So for each value of x1 x2 there exists a particular value of y. तो 1-to-1 मैपिंग जरूरी है मैथमेटिक्स में। लेकिन अगर हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो कोई भी यूटिलिटी फंक्शन जो वो तीन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, नॉन सेटेड, कॉन्केविटी और कर्व कंटिन्यूअस होना चाहिए, यूटिलिटी फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो एनी यूटिलिटी फंक्शन दैट exhibit these three properties, property of non-satedness, the property of concavity or property of continuity. So non-sati, property of continuity and property of concavity, उसे हम well behaved utility function। मैथ्स में हम ये कहते हैं x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, यानी 1-to-1 मैपिंग होनी चाहिए बिटवीन डोमेन एंड रेंज, तो वो वेल बिहेव्ड कहलाता है। तो यहाँ पर ये तीन प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं और अगर वो तीन प्रॉपर्टी यूटिलिटी फंक्शन को होल्ड कर रहा वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन कहलाता है। और जो यूटिलिटी फंक्शन हमने कंसीडर किया है वो वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन। और इस यूटिलिटी फंक्शन को आधार मान के हम कुछ प्रपोजिशंस एक्सपेंडिचर फंक्शन के डिराइव करें। वी विल डिराइव सर्टेन प्रपोजिशंस अबाउट द एक्सपेंडिचर फंक्शन, और वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, जो भी आपका फ्राइडे को लेक्चर पड़ेगा।
तब तक आप पढ़िएगा। यहाँ पे मैंने सजेस्टेड रीडिंग्स दे रखी हैं। इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशंस एनालिसिस बहुमल की किताब है, और एक किताब है एंड्रयू मास्कोलल, विंस्टन और ग्रीन की माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। आपको इसमें अच्छा कंटेंट मिलेगा, और जो आपको लेक्चर दिया इससे भी आप कंटेंट डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर दोनों फॉर्म में चल रहा है। आप कोलेट कर सकते हैं, अपने नोट जरूर बनाइएगा। मेरा आपसे ये एक आदेश समझिएगा कि इसको पढ़ के अपने नोट साथ साथ बनाइएगा, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, और अगर आप साथ साथ लेक्चर को नहीं फॉलो करेंगे तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे, और फिर जब मिड सेम होगा तो आपको दिक्कत आएगी। तो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें फोन पे भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने, और अपना फीडबैक हमें देते रहिएगा। और रचित जी ने कुछ फोन पे मुझे बताया था, तो मैंने कोशिश की है कि उस सबको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें। लेक्चर बड़ा नहीं रखा है, तो ये समझाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। बाकी स्लाइड्स मैंने यहाँ पे 14 रखी हैं, और 2 हटा दीजिए, पहली और आखिरी, तो 12 बचेंगे। तो 12 स्लाइड बहुत ज़्यादा नहीं। तो आपको मैंने सजेस्टेड रीडिंग भी दे दी हैं। बहुत अच्छी किताबें हैं दोनों, जितनी तारीफ की जाए कम। और बाकी ये लेक्चर में सब कुछ मैंने कोशिश की है देने की। आप उसको एमुलेट कीजिए, फॉलो कीजिए। कहीं दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, एनी टाइम यू कैन आस्क। तो थैंक्स एंड गुड विशेस आपको, और लेक्चर को साथ साथ अपने नोट्स में कन्वर्ट करते रहिए। ओके, गुड बाय।